Hello, student of class 7. Myself Saurav Srivastava started going to teach you history today. Okay. Today I am going to start chapter 1, the medieval period. Okay. I am going to start to teach from this paragraph. The history of the world can be divided into three broad periods. पूरी दुनिया की हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. First part is called ancient history, second part is called medieval history, and third part is called modern history. Each of these periods covers many centuries. इसमें से हर एक एंशियंट, मेडिवल या मॉडर्न में से किसी एक की अगर हम बात करें तो ये 1-2 साल में नहीं बल्कि ये कई 100 साल को कवर करता है. एंड द लेंथ ऑफ अ पीरियड में डिफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर. एक एंशियंट अगर बड़ा हो सकता है तो मेडिवल छोटा हो सकता है, मॉडर्न बड़ा हो सकता है, मतलब कोई इक्वल टाइम पीरियड का नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द मेडिवल पीरियड बिगन अराउंड द 5th सेंचुरी एडी. मेडिवल पीरियड जो है वो 5th सेंचुरी एडी यूरोप में शुरू हुआ था, लेकिन अराउंड द 8th सेंचुरी एडी इन इंडिया, लेकिन ये इंडिया में 8th सेंचुरी तक बना रहा. इन दिस बुक यू विल स्टडी अबाउट इंडिया इन द मेडिवल पीरियड. आप इस बुक में इंडिया इन द मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे. एंशियंट हिस्ट्री हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. सो नाउ स्टार्ट. द मेडिवल पीरियड इन इंडिया स्पैन्स अ मिलेनियम फ्रॉम द 8th to the 18th century AD. मेडिवल पीरियड इंडिया में मिलेनियम यानी कि कई हजार सालों तक चला, जिसमें से मेन पीरियड जो माना जाता है वो 8th से लेकर के 18th सेंचुरी एडी तक माना जाता है. मेनी डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड. इसमें से जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो पिछली हिस्ट्री से कहीं ना कहीं अलग होता है. इट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, दैट इज द एंशियंट पीरियड, और उसको हम एंशियंट पीरियड कहते हैं. दिस चैप्टर आउटलाइन these new developments, और इस चैप्टर में हम न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स. द मेडिवल पीरियड इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 2 phases. मेडिवल पीरियड को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है. द अर्ली मेडिवल पीरियड 8th to 13th सेंचुरी. पहला मेडिवल पीरियड 8th सेंचुरी से लेकर के और 13th सेंचुरी तक चला था. एंड द लेटर मेडिवल पीरियड 13 to 18th, यानी कि 8th से लेकर 13 500 साल और 13 से लेकर 18 तक अगले 500 साल, यानी कि टोटल मेडिवल हिस्ट्री को 1000 साल माना गया है. द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड्स इज एंटर्ड ऑन पावर स्ट्रगल एमंग रीजनल किंगडम ऑफ बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. हिस्ट्री, मेडिवल पीरियड की जो हिस्ट्री है वो मेनली रीजनल यानी कि राज्यों में जो किंगडम, जो शासन था, उसमें नॉर्थ इंडिया को कवर करता है और साउथ इंडिया को कवर करता है. लीडिंग द फ्रीक्वेंट राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम. इसमें कुछ राजा बने, कुछ बिगड़े. द मोस्ट प्रोमिनेंट एमंग दिस किंगडम वेयर द राजपूत किंगडम इन द नॉर्थ एंड द चोला किंगडम इन द साउथ. राजपूत किंगडम जो हमें मेनली नॉर्थ में देखने को मिलते हैं और चोल किंगडम जो हमें साउथ में देखने को मिलते हैं, चोल राजा. द डिस्टिंग्विश कल्चरल characteristics of the regional kingdom spread to the new regions that came under them. In the later medieval period के बाद में there were a number of invention. medieval period के बाद में कई सारी चीजें बदली, जैसे कि मुस्लिम conquered from central Asia. मुस्लिम ने धीरे धीरे सेंट्रल एशिया पर कब्जा करना शुरू किया. among the invaders with Turks, अफगान्स, जिसमें से टर्की पीपुल्स, अफगानिस्तान से लोग आए थे और मुगल्स आए थे. दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ पावरफुल मुस्लिम डायनेस्टीज सच एज दोज ऑफ खिलजी एंड तुगलक एंड मुगल, जिसमें हमें इसमें पावरफुल मुस्लिम डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, मुस्लिम वंश हमें दिखाई दिए, जिसमें खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, मुगल वंश था. इसके कई सारे राजा पावरफुल इंडिया में हुए. अंडर देयर रूल, उनके रूल, इस्लामिक कस्टम्स इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन इंडिया. मतलब जब मुस्लिम राजा हमारे इंडिया में थे तो उस समय उन लोगों ने देश को इस्लामिक कंट्री में बदलने की बहुत कोशिश की और इसका असर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल पर और कल्चर लाइफ इन इंडिया पर भी पड़ा. दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ यूनिक इंडो इस्लामिक कल्चर. इसकी वजह से इंडिया की कल्चर और इस्लामिक कल्चर आपस में मिल गई और दोनों कल्चर मिलकर इंडो इस्लामिक कल्चर बना. Towards the end of the 15th century, European traders began direct overseas trade with India.
इसके अलावा 15th सेंचुरी के लास्ट में यूरोपियन ट्रेडर्स डायरेक्ट ओवरसीज मतलब समुद्र को क्रॉस करके इंडिया में व्यापार ट्रेडिंग करने के लिए आने लगे। द पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू अराइव और सबसे पहले आने वालों में था पुर्तगाल कंट्री जो 1498 में आया था। कौन? वास्को डी गामा, कालीकट केरल में। फॉलोड बाय द इंग्लिश, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद द डच आए, उसके बाद फ्रेंच लोग आए। बाय द मिड 17th सेंचुरी के मिड में द फ्रेंच एंड द इंग्लिश वेर द मेन राइवल ट्रेडिंग पावर इन इंडिया। 17th सेंचुरी के मिड में ऐसा देखने को मिला कि इंडिया की जो मेन पावर है वो दो लोग के हाथ में थी। पहले फ्रांस के लोग जिसे फ्रेंच बोला जाता था और इंग्लिश जिसे ब्रिटेन के लोग बोले जाते थे, मेन पावर इनके हाथ में थी। बाय द मिड 18th सेंचुरी द इंग्लिश आउटसेट द फ्रेंच एंड बिकेम अ लीडिंग पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया। मिड 18th सेंचुरी में ब्रिटेन के लोग यानी कि अंग्रेजों ने फ्रेंच लोगों को भगा दिया और असली पावर ब्रिटेन के लोगों के हाथ में आ गई। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया और यहीं से इंडिया में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज, नोइंग अ रीजन्स जियोग्राफी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इट्स हिस्ट्री बेटर। अगर हम रीजनल जियोग्राफी को देखें तो हम हिस्ट्री को और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इन दिस मैप्स आर ऑफ अ ग्रेट हेल्प, इसमें मैप्स हमारी बहुत हेल्प करेगा। दे शो द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ रीजन, इससे हमें किसी भी एरिया के जियोग्राफिकल फीचर के बारे में पता चलेगी। इस मैप को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ऊपर देखिए कश्मीर दिखाई दे रहा है, काबुल दिखाई दे रहा है, गजनी दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। ये उस समय की है जब इंडिया में अंग्रेज पूरी तरह पावर में आ चुके थे। तो ये मैप आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड द रीजन्स लोकेशन, और उस रीजन में किस लोकेशन पे पावर उनको ज्यादा थी, इससे भी मैपिंग के थ्रू हमें पता चलता है। सच इन्फॉर्मेशन में एक्सप्लेन वाई अ रीजन प्रॉस्पर्ड और was frequently invaded or remained isolated and so on। मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है या ऐसे इन्फॉर्मेशन से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो आइए, ज्योग्राफी एंड मेडिवल इंडिया, द स्किल ऑफ कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग। स्किल ऑफ कार्टोग्राफी एंड मैप मैपिंग, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। कार्टोग्राफी भी हम बोल सकते हैं, यानी कि हिस्ट्री को ज्योग्राफी के थ्रू दिखाना ही कार्टोग्राफी कहलाता है, मैप मेकिंग कहलाता है। वॉज प्रैक्टिकली अननोन इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया में हम इन बातों को नहीं जानते थे। द वर्ल्ड वाइड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड क्रिएटेड द नीड फॉर एक्यूरेट मैप्स। मतलब अगर मेडिवल पीरियड में बहुत अच्छा शासन या एम्पायर कोई बनाना चाहता है, राजा बनना चाहता है, तो उसे मैप्स के बारे में पता होना चाहिए, एक्यूरेट मैप्स। द अरब्स एंड द यूरोपियंस हुम अंडरटुक लॉन्ग जर्नीज ओवर लैंड एंड सी, अरब के लोग और यूरोपियन लोग जिन्होंने लंबी यात्रा लैंड पर भी की थी और सी में भी की थी। डेवलप कार्टोग्राफी, उन्होंने पहली बार मैप बनाई। कॉन्टैक्ट विद द अरब्स, अरब्स के कॉन्टैक्ट में यूरोपियन, कॉन्टैक्ट विद द अरब्स एंड यूरोपियंस इंट्रोड्यूस इंडिया टू कार्टोग्राफी। अरब और यूरोपियन लोगों ने इंडिया के मैप को बना करके इंडिया का परिचय पूरी दुनिया से कराया। द मैप शोन इन फिगर 1.1, पीछे अभी हमने देखा फिगर, देख लीजिएगा उसको। इज अ मैप ऑफ द वर्ल्ड एज वाज ड्रॉन इन द 12th century by अल-इदरिसी, कार्टोग्राफर फॉर मोरक्को। 1.1 जो मैप है वो अल-इदरिसी के द्वारा बनाया गया था। हु इज अ ग्रेट कार्टोग्राफर फ्रॉम बिलोंग फ्रॉम मोरक्को, मोरक्को एक कंट्री का नाम है। द मैप हैज द साउथ शो एट द टॉप, इसमें साउथ को टॉप पे दिखाया गया है। अरेबिया इज एट द सेंटर, अरब बीच में है। एंड द लेफ्ट ऑफ अरेबिया इज इंडिया, और अरब के लेफ्ट में इंडिया को दिखाया गया है। एबव साउथ इंडिया इज एन आइसलैंड विच इज पॉसिबली श्रीलंका, साउथ इंडिया के बगल में जो आइसलैंड है उसे श्रीलंका बताया गया है। बिलो अरेबिया इज टर्की, अरेबिया के नीचे टर्की को दिखाया गया है। फर्दर डाउन इज यूरोप, जो यूरोप में नीचे है। बाय द एंड ऑफ द मिडिवल पीरियड कार्टोग्राफी बिकेम मोर एक्यूरेट, जैसे जैसे मिडिवल पीरियड बीतता गया मैपिंग स्किल और बेहतर होती गई। मोस्ट मैप्स ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू दिस पीरियड वर ड्रॉन बाय सेलर्स हु वर मोर फैमिलियर विद द कोस्टल रीजन,
जितने भी मैप इस पीरियड के हमें मिलते हैं वो सेलर्स मतलब जो ट्रेडिंग करने आते थे वो बनाते थे, क्योंकि वो कोस्टल रीजन के बारे में ज़्यादा जानते थे। हेंस दिस मैप्स शो द कोस्टल एरियाज, इसलिए इस मैप पे हमें कोस्टल एरियाज ज़्यादा डिटेल में देखने को मिलता है। नाउ कम टू द प्लेस नेम्स, कैसे जगह का नाम पड़ता था। तो मेडिवल मैप्स एंड द राइटिंग ऑफ मेडिवल ऑथर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द जियोग्राफिकल फीचर एंड नेम प्लेसेस इन मेडिवल टाइम्स। मेडिवल टाइम में मैपिंग में कैसे जगह का नाम या जियोग्राफिकल फीचर में कैसे किसी जगह का नाम दिया जाता था। हाउ एवर द प्लेसेस नेम्स मेंशन्ड इन दीज डॉक्यूमेंट्स मे हैव चेंज्ड विद टाइम। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस जगह का नाम डॉक्यूमेंट में बदलते चले गए। जैसे पहले पटना को पाटलिपुत्र बोला जाता था लेकिन अब पटना बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज बोला जाता है। तो टाइम टू टाइम जगह का नाम बदलता रहता है। इन सच केस द हिस्टोरियन हैज़ टू फाइंड आउट द प्रेजेंट नेम्स, इसलिए हिस्टोरियन ने जो उस समय का नाम था उसी को मेंशन किया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अमंग द मेडिवल स्कॉलर हूँ विजिटेड इंडिया, मतलब मेडिवल पीरियड में जितने भी स्कॉलर इंडिया घूमने आए थे उसमें अल-बरूनी थे जो सेंट्रल एशियन स्कॉलर थे, इब्न बतूता थे जो तंजौर के रहने वाले थे नॉर्थ अफ्रीका, और देयर राइटिंग गिव अस वैल्यूएबल जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिवल इंडिया। उन्होंने जो भी लिखा उसके थ्रू हम जान सकते हैं इंडिया की जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बारे में। मतलब मेडिवल इंडिया में इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी थी दो लोगों से हम जान सकते हैं, अल-बरूनी और इब्न बतूता। अल-बरूनी मास्टर्ड संस्कृत एंड ट्रांसलेटेड सम संस्कृत टेक्स्ट इनटू अरेबिक। अल-बरूनी इंडिया में आया और उसने संस्कृत बहुत अच्छे से सीखी और कई सारी संस्कृत की बुक्स को अरब में ट्रांसलेट किया। ही रोट अ बुक नोन एज किताब अल हिंद, उसने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है किताब अल हिंद, जो इंडिया के बारे में बताती है। इब्न बतूता केम टू इंडिया इन 14th सेंचुरी, इब्न बतूता इंडिया में 14th सेंचुरी में आया था। 14th सेंचुरी का मतलब 1301 से लेकर के 1399 तक को हम 14th सेंचुरी बोलेंगे। हिज वर्क रिहला डिस्क्राइब्स हिज ट्रैवल इन इंडिया, उसकी बुक रिहला में इंडिया में वो कहाँ कहाँ घूमा और उसने क्या क्या सीखा, तो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है। कीपिंग रिकॉर्ड्स, कैसे किसी रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, आइए इसको जानते हैं। इन द मेडिवल किंगडम इन इंडिया, मेडिवल पीरियड या मेडिवल हिस्ट्री में जितने भी इंडिया में किंगडम्स थे, राजा थे, दे वेयर इलेबोरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को बदला। मतलब एक राजा अगर दूसरे राजा से जीत जाता था तो वो पुराने राजा के सारे सिस्टम को बदलने की कोशिश करता था या उसे फॉलो भी कर सकता था। लार्ज स्केल ट्रेड एंड मेनी टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स एंड रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज, अलग अलग तरह की ट्रेडिंग, अलग अलग तरह के क्राफ्ट्स, अलग अलग तरह के रिलीजियस एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटीज उस समय हुआ करती थी। ये हमें रिकॉर्ड से पता चलता है। ऑल दिस रिक्वायर्ड द कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रिकॉर्ड्स रखते हैं, रिकॉर्ड से हमें पता चलता है। इन द मेडिवल पीरियड पेपर केम इनटू वाइड यूज एज राइटिंग मटेरियल, मेडिवल पीरियड में हमें पेपर का यूज मिलता है लेकिन एंशिएंट पीरियड में हमें पेपर का यूज नहीं मिलता है। यानी कि मेडिवल पीरियड में किसी भी चीज को लिखने के लिए पेपर का यूज किया जाता था। द पेपर डॉक्यूमेंट दैट हैव कम डाउन टू यूज are at present preserved in archives, and archives is a collection of historian document and record of a government, family or other organization. Okay, पेपर डॉक्यूमेंट जो हमें कुछ भी लिखकर हम उस पर रख सकते थे उसे आर्किव्स बोला जाता है। आर्किव्स क्या होता है, तो आर्किव्स एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसमें रिटन फॉर्म में किसी भी चीज को लिख कर रखा जाता है। ये काम गवर्नमेंट भी कर सकती थी, कोई फैमिली भी कर सकती थी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते थे। मेडिवल डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू। मेडिवल डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीजें होती थी जिसमें लैंड रेवेन्यू मतलब जो भूमि होती थी, जमीन होता था, उसका टैक्स, लैंड ग्रांट्स किसके नाम पे जमीन है, वर्क्स ऑफ रिलीजियस धर्म के नाम पे, लिटरेचर एंड सेकुलर work such as writing on travel, history, science. Most of the historical works are प्रशस्तीज, कई तरह के हिस्टोरिकल वर्क प्रशस्ति पत्र पे लिखे गए थे जिसे यूलोजीज कहा जाता था, विच आर राइटिंग प्रेजिंग somebody, यूजुअली अ रूलर, जो किसी के प्रशंसा में हम कह सकते हैं उसकी बड़ाई में लिखा जाता था, या जो शासन था, राजा था, उसकी बड़ाई में लिखा जाता था।
वन एक्सेप्शन ऑफ कलहन राजतरंगिणी, कलहड़ के द्वारा लिखी गई एक बुक है राजतरंगिणी, अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बात की गई है। संस्कृत में ये लिखी गई है और ये 12th सेंचुरी में बुक आई थी। एज अ ट्रू हिस्टोरियन कलहन रेफर्ड टू डिफरेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कई तरह के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कलहड़ ने स्टडी किया था और स्टडी करने के बाद राजतरंगिणी की रचना की थी। कलहन रेफर्ड टू डिफरेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स टू चेक फैक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, ग्रोथ ऑफ न्यू लैंग्वेज, कैसे कैसे नए लैंग्वेज बने, क्योंकि पुराने टाइम में संस्कृत बोला जाता था, उसके बाद पाली लैंग्वेज का यूज होने लगा, उसके बाद प्राकृत लैंग्वेज का यूज होने लगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया लैंग्वेज चेंज होते चले गए। ग्रोथ ऑफ न्यू लैंग्वेजेस, मोस्ट स्कॉलर्स एंड ऑफिशियल्स ऑल ओवर इंडिया रोट आइदर इन संस्कृत और इन पर्शियन लैंग्वेज, कई सारे स्कॉलर ने जो इंडिया में थे उन्होंने या तो अपनी बुक संस्कृत में लिखी या फिर पर्शियन लैंग्वेज में लिखी। रीजनल लैंग्वेज केम इनटू वाइड यूज इन द रीजनल किंगडम, रीजनल लैंग्वेज का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, जो लोकल रूलर या लोकल शासक के द्वारा यूज किया जाता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तेलंगानी वॉज यूज्ड इन तेलंगाना, तेलंगानी लैंग्वेज जो था वो तेलंगाना में, ठीक है, कनाडा में, कर्नाटक, कन्नड़ जो है कर्नाटका में यूज किया जाता था, सिंधी जो है सिंध में यूज किया जाता था, कश्मीरी कश्मीर में यूज किया जाता था, और अवधी जो एक हिंदी का ही फॉर्म था वो उत्तर प्रदेश, गुजरी गुजरात में यूज किया जाता था, गौरी बंगाल में यूज किया जाता था। मेनी लिटरेरी वर्क्स वेयर कंपोज्ड इन दीज लैंग्वेजेस, कई सारी बुक्स इस लोकल लैंग्वेज में लिखी गई है। दीज वर्क्स प्रोवाइड वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, और इससे हमें कई सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, हिस्टोरियंस प्रॉब्लम, हिस्टोरियंस को कैसे कैसे प्रॉब्लम हुई। एज देयर वाज अ प्रिंटिंग प्रेस इन मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस थी कि नहीं थी इसके कोई प्रॉपर सबूत नहीं मिलते। ऑल इंडियन पेपर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइम वेयर मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि उस समय जितने भी डॉक्यूमेंट मिलते हैं वो हाथ से लिखे हुए मिलते हैं, तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। ऑफन स्क्राइब्स पीपल हु वेर एम्प्लॉयड टू कीप रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड बनाता था वो हाथ से लिखता था। मेड कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कई सारी कॉपीज बनाकर रख ली जाती थी। वाइल डूइंग दिस, ऐसा करने के लिए दे समटाइम्स कॉपीड रॉन्ग, वो कभी कभी चीजों को गलत भी कॉपी कर देते थे। सम स्क्राइब्स ऑल्सो पुट इन देयर ओन लैंग्वेज और देयर ओन थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट, और कभी कभी चीजों को कॉपी करने में लोग अपनी सोच को भी लिख देते थे। ऑल दिस ग्रेजुअली चेंज द ओरिजिनल टेक्स्ट, जिससे ओरिजिनल टेक्स्ट बदल जाता था। हिस्टोरियंस हैव टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस चेंज्ड डॉक्यूमेंट इफ दे कैन नॉट फाइंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर हिस्टोरियंस को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो उन्होंने इसी डॉक्यूमेंट का यूज करके इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, इकट्ठा किया। दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज द हिस्टोरियंस हैज टू स्टडी ऑल द अवेलेबल वर्जन्स केयरफुली एंड क्रॉस चेक द कंटेंट्स अगेंस्ट अदर डिपेंडेबल एविडेंसेस। हिस्टोरियंस को इन सब चीज़ों को जोड़ने में बहुत टाइम लगा और इन्होंने इन सब चीज़ों को बार बार क्रॉस चेक किया और डिपेंडेबल एविडेंस निकाला। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। Another problem is that the language used in old documents have changed over time. दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज भी चेंज होती चली गई। द स्पेलिंग एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, द ग्रामर एंड इवन द स्क्रिप्ट हैव चेंज्ड। यहाँ तक कि स्पेलिंग चेंज हो गई, उसकी मीनिंग चेंज हो गई, वर्ड्स की ग्रामर मिस्टेक मिलने लगे और स्क्रिप्ट भी चेंज होती चले गए। हिस्टोरियंस कैन नॉट रीड सम ऑफ द डॉक्यूमेंट बिकॉज दे आर अनेबल टू रीड। हिस्टोरियंस कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ नहीं सके क्योंकि वो उस तरह की किसी भी चीज को जानते ही नहीं थे जो हाथ से लिखा गया था, क्योंकि द स्क्रिप्ट इज नो लॉन्गर यूज, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो यूज में नहीं था उस समय, इसलिए वो इस बारे में जान नहीं सके। हियर आर टू एग्जाम्पल्स टू शो यू हाउ टू यूजेस ऑफ टर्म्स एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे टाइम के साथ सब कुछ बदलता गया, ये भी देख लीजिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द टर्म मेलेच्छा वॉज यूज्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड फॉर ऑल नॉन आर्यन पीपल। मेलेच्छा वर्ड जो है वो उन सभी लोगों के लिए यूज किया जाता था जो एंशिएंट पीरियड में नॉन आर्यन पीपल थे, इंक्लूडिंग हिल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो हिल और फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहलाते थे। ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड,
अर्ली मेडिवल पीरियड के दौरान द टर्म रेफर टू ऑल फॉरेनर्स एंड कल्चरली डिफरेंट पीपुल फ्रॉम किंग टू अनटचेबल्स। मेडिवल पीरियड में ऐसे सारे लोग जो फॉरेनर थे या जिनकी कल्चर इंडिया कल्चर से डिफरेंट होती थी, तो वो राजा के द्वारा अनटचेबल्स यानी कि छुआछूत उनके साथ किया जाता था। ग्रेजुअली एज सम मेलेकाज वेर एब्जॉर्ब्ड इनटू द वर्ण, और इस तरह से मेलेचाज को वर्ण में डिवाइड किया गया। मतलब आज जो हम जातियां देखते हैं ये मेडिवल पीरियड की देन है, जिसे हम कास्ट सिस्टम बोलते हैं। द टर्म केम टू बी अप्लाइड टू मीट ईटिंग पीपुल एंड दोज हु डिड नॉट ऑब्जर्व कास्ट रूल्स। मतलब ऐसे सारे लोग जो अलग अलग तरह की चीज़ों को खाते थे उनको कास्ट में डिवाइड कर दिया गया और कास्ट रूल भी बना दिया गया। द टर्म हिंदुस्तान ऑल्सो रिप्रेजेंटेड डिफरेंट टेरिटरीज एट डिफरेंट टाइम। हिंदुस्तान वर्ड का यूज अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग तरह से किया जाता था अलग अलग समय में। अराउंड द 3rd century AD, जब 3rd century AD चल रहा था, द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडस प्लेन वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान। तो सिंधु नदी के किनारे का जो साउथ वाला हिस्सा यानी कि दक्षिणी हिस्सा, उसे हिंदुस्तान बोला जाता था। इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ द सैसनियंस ऑफ पर्सिया। ईरान से आने वाले कुछ लोगों ने इसको हिंदुस्तान बोला। हु रूल्ड ओवर दिस रीजन, जो उस रीजन में शासन किए थे। इन द अर्ली मेडिवल पीरियड, अर्ली मेडिवल मतलब मेडिवल पीरियड के शुरुआत में, द अरब रेफर टू द लैंड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा यमुना दोआब एज हिंदुस्तान। अरब के लोगों ने सिंधु नदी जिसे इंडस रिवर कहते हैं और गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था उसे हिंदुस्तान बोला। दे कॉल्ड इट्स पीपुल हिंदू, और वहां रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू बोला। डेराइव्ड फ्रॉम द नेम सिंधु, क्योंकि हिंदू और सिंधु, हिंदू से ही सिंधु बना है और सिंधु से ही हिंदू बना है, और इंडस से इंडिया बना है। इन द लेटर मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड के लास्ट में हिंदुस्तान और हिंद रेफर टू नियरली द होल ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान पूरी भारत में हिंदुस्तान के रूप में जाना जाने लगा। एक्सट्रीम साउथ, टुडे द कंट्री इंडिया एज वी नो इट इज कॉल्ड हिंदुस्तान। आज जिस कंट्री इंडिया को हम जानते हैं, पहले इसी कंट्री को हिंदुस्तान बोला जाता था। और ये चीज़ें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।